हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय मिस वशिष्ठ। आई एम मीनू, यूर साइंस एजुकेटर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, ये वाला भी कंप्लीट कर लिया था। और कल हमने पढ़े थे रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ इन बायोडाइवर्सिटी, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने ये एंडेमिक स्पीसीज़ वगैरह और कुछ लॉ हैं प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, तो वो भी हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, देखो, These are the protected areas meant for the conservation of wildlife along with the culture of that area। यानी कि कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं किसके लिए, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन के लिए। ओके, दीज आर मच लार्जर इन एरिया एज़ कम्पेयर टू सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क। जो सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये उनसे भी साइज़ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि एरिया इनका ज़्यादा होता है। ओके, A biosphere reserve consists of many protected areas like national parks, sanctuaries, lakes and mountain। यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स भी, सेंचुरीज़ भी। मान लो 4 नेशनल पार्क हैं और 2 सेंचुरी है उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ठीक है, आगे देखो, इन इंडिया देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द बैलेंसिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन यूज़ ऑफ एन एरिया। यानी कि टोटल हमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं, इंडिया के अंदर की बात हो रही है सिर्फ, तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं हमारे, सिर्फ 18। ओके, अब आगे देखो, सम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमें कुछ बायोस्फीयर के नाम दे रखे हैं, तो कौन कौन से हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व एंड सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दे रखे हैं, ये 4 ही नाम दे रखे हैं, लेकिन हमारे टोटल कितने हैं, 18 हैं इंडिया के अंदर। ओके, अभी सेम तरीके से हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेक्स्ट कौन सा आता है, जूलॉजी पार्क। ओके, जूलॉजिकल पार्क। जूज आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन द आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर द पब्लिक व्यू। यानी कि क्या करते हैं हम, इनमें भी क्या करते हैं, जो हमारे वाइल्ड एनिमल होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन किस टाइप का हैबिटेट होगा हमारा, आर्टिफिशियल हैबिटेट। यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट होगा उसी टाइप का होगा वो, लेकिन ह्यूमन मेड होगा। ओके, दिस इज़ डन फॉर द एजुकेटिंग द पीपल रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ एनिमल्स इन द इकोसिस्टम। जूज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी। अब जू की तो हमने यहाँ पर काउंटिंग नहीं कर रखी है कि कितने जू होते हैं, क्योंकि सिटी पर सिटी बहुत ज़्यादा आजकल जो जू है वो खुले हुए हैं। ठीक है, अब इनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, और पीपल की इंजॉयमेंट भी होती है इसके अंदर। और नेक्स्ट क्या है, इनसे क्या करते हैं, जो पीपल होते हैं उनको जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनकी इम्पोर्टेंस का पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है फिर हमारा बोटेनिक गार्डन्स। दीज आर द एरियाज़ वेयर ऑल द रेयर्स एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स आर कंजर्व। बोटेनिक गार्डन यानी कि बोटेनिक हमारा सिर्फ प्लांट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे इस टाइप के एरिया, देखो अब इसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, गार्डन्स। तो गार्डन में क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लांट्स को कंजर्व करेंगे। और किस टाइप के प्लांट को, रेयर प्लांट को और थ्रेटन्ड प्लांट्स को। कल हमने पढ़ा था कि थ्रेटन्ड क्या होते हैं और रेयर क्या होते हैं। They also serve as the seed bank as seeds are preserved here in controlled condition। और इसके अंदर क्या सर होते हैं भाई, कुछ सीड बैंक्स होते हैं, यानी कि क्या करते हैं वहाँ पर जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी जो सीड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। ओके, नेशनल बोटेनिक गार्डन्स इन द हुआरा कलकत्ता एंड बोटेनिक गार्डन्स ऑफ द ऊटी एंड बेंगलुरु आर नोन टू प्रिजर्विंग रेयर स्पीसीज। ये कुछ हमें बोटेनिक गार्डन्स के नेम दिए हुए हैं जो कि क्या करते हैं, जो कुछ हमारे रेयर स्पीसीज होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले हो गए यहाँ तक हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिक गार्डन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक देखो, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
ऑल्सो पब्लिशेस आ कैटलॉग कॉल्ड द रेड डाटा बुक। ये IUCN की फुल फॉर्म लर्न कर लेना अच्छे से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसलिए मतलब एक कैटलॉग बनाया है जिसका क्या नाम है, रेड डाटा बुक। ओके, इट कीप्स आ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अंदर क्या है कि मतलब ये एक बुक है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, और किस टाइप के नेम लिखे हुए हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके। हमने पीछे पढ़ा था इंडेंजर्ड क्या होते हैं, यानी कि जो कि क्या हो, हमारे एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल पॉइंट पर हों। ठीक है, यानी कि अगर जिनको एक्स्ट्रा केयर नहीं मिलेगी तो वो एक टाइम पर एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। इट गिव्स द स्टैटिक ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज सो दैट स्पेशल मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज स्पीसीज। And each red data book usually deal with the specific group of animals and plants, reptile, mosses, insect, etc. देखो अब जो रेड डाटा बुक है वो ऐसी होगी कि हमारी रेप्टाइल्स की अलग से होगी, इंसेक्ट हैं उनकी अलग से होगी, मोसेस यानी कि ये हमारे एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनकी हमारी अलग से होगी। यानी कि कैटेगरी वाइज जो हमने रेड डाटा बुक है वो बना रखी है, और उसके अंदर क्या क्या हमारा प्रेजेंट होता है। उसको रेड डाटा बुक बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि जो उसके पेजेस होते हैं ना वो हमारे उसके अंदर रेड कलर के होते हैं। ठीक है, और जो नेम है वो भी हमारे लिखे होते हैं सिर्फ किसके, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा एक और टॉपिक, प्रोजेक्ट टाइगर। ये आपको पता है कि जो टाइगर है वो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जो टाइगर है उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसका नाम रखा था हमने प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, इसमें देखो, दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 by the government to ensure the survival and maintenance of the depleting tigers in our country। यानी कि हमारी कंट्री में जो टाइगर्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं, तो उनके सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट बनाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका क्या नाम रखा था उन्होंने, प्रोजेक्ट टाइगर। और कब स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ टाइगर्स ओवर द ईयर। In the year 1972, the numbers of the tigers got reduced to about 1800 only। यानी कि पहले बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे, लेकिन 1972 में क्या हुआ, 1800 तक कम हुए, which used to be about 5000 earlier in the 70s। And this had happened due to the increased incidents of the poaching and hunting during that period of the time। यानी कि जो इंक्रीज़ हो क्यों रहे थे ये, क्योंकि जो पोचिंग है यानी कि जो हंटिंग हो रही थी, पोचिंग वाला टॉपिक कंप्लीट समझा रखा पिछली वाली वीडियो के अंदर। जो पोचिंग है और हंटिंग है उनकी वजह से क्या है, जो टाइगर है हमारे वो ख़त्म होते जा रहे थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर तैयार किया तो उसके अंदर क्या हुआ था हमारा, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, हमारे जो टाइगर्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ हमें क्या लगा दिए थे, बैन लगा दिए थे एक टाइप से। मान लो कि जो कुछ हंटर्स हैं वो जो इनका हंट करते थे, उनकी जैसे कुछ भी बॉडी पार्ट्स यूज़ करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उनको प्रोहिबिटेड कर दिया था। नेक्स्ट है फिर, however since the day poaching has been prohibited and project like project tigers have been initiated and they have been initiated, a significant increases in the number of the tigers has been observed। इसके अंदर क्या बता रखा था कि जो हमारे प्रोहिबिटेड हुए थे, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था हमारा उसके अंदर क्या मेंटेन हुआ था, यानी कि आज के टाइम पर क्या है, जो हमारी पोचिंग है वो वैसे तो प्रोहिबिट कर दी थी, लेकिन और क्या हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट लाइक द प्रोजेक्ट टाइगर्स एंड हैव बीन इनिशिएटेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर। यानी कि इस कंप्लीट के अंदर क्या बता रखी कि प्रोजेक्ट टाइगर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था जो टाइगर्स हैं उनके नंबर के ऊपर, यानी कि उनके नंबर हैं फिर इंक्रीज़ होने लग गए थे, यानी कि ज़्यादा होने लग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट, माइग्रेशन। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन द ग्रुप्स। यानी कि माइग्रेशन क्या हो गया, एनिमल्स की मूवमेंट होना, वो भी कैसी होगी, सीजनल, यानी कि सीजन चेंज होते ही वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। मेनली बर्ड्स एंड फिशेस माइग्रेट फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर फॉर फीडिंग्स एंड ब्रीडिंग पर्पस। यानी कि क्या करते हैं, जो बर्ड्स हैं, फिशेज़ हैं, वो किस लिए माइग्रेट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते क्यों हैं, फीडिंग करने के लिए या फिर ब्रीडिंग करने के लिए। बर्ड माइग्रेट्स ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस स्पेशली फॉर लेइंग एग्स एट द सेफर प्लेसेस। माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर फॉर बेटर फूड एंड ब्रीडिंग ऑप्शंस।
मेन क्या है कि जो माइग्रेशन है वो हो क्यों रहा है, क्योंकि सभी एनिमल्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे कि आप ये मान लो कि या तो वो फूड की तलाश में जाएंगे, या फिर शेल्टर की उसमें जाएंगे, या फिर रिप्रोडक्शन के वे में। ओके, तो इस वजह से क्या होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं आप, सिबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम सिबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान एवरी ईयर, यानी कि हर, ये नाम दे रखा है आपका सिबेरियन क्रेन, एक बर्ड का नेम है। ये माइग्रेट करते हैं सिबेरिया से लेकर भरतपुर तक, कब, हर एक ईयर में। सिमिलरली आर्कटिक टर्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एवरी ईयर्स। अब ये हो गए आपके माइग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में क्या बता रखा है, फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि अगर हमारा क्लाइमेट ख़राब हो गया तो इस वजह से क्या करेंगे, वो दूसरी जगह पर चले जाएंगे, तो उनके लिए बेनिफिट हो गया ना कि उस जगह को छोड़ दे सकते हैं वो। नेक्स्ट है फिर अवॉइड लैक ऑफ द फूड ड्यूरिंग द विंटर, अगर विंटर में फूड खत्म हो गया तो वो क्या करेंगे, उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। इनहेंस देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, अब वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन हो रहा है, तो उनके सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा इसके डिसएडवांटेजेस। एक्सपोजर टू प्रीडेटर्स एंड हराश वेदर्स कंडीशन, यानी कि क्या करते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं, अब मान लो एक जगह पर जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उनको फिर क्या करेंगे, वो उस कंडीशन को छोड़कर, वहाँ वाले प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे पर चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं, प्रीडेटर तो होते हैं ना। अब नेक्स्ट क्या होता है, स्टॉर्म्स और द कंट्रेरी विंड्स समटाइम्स ब्लो अवे मैनी स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, यानी कि बहुत बार क्या होते हैं, जब बर्ड माइग्रेट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत बार स्टॉर्म आ जाता है या फिर विंड आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स है वो मर जाते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।